असद, मैं मोहम्मद असलम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो सॉरी, ये एक ही हाथ पे ग्लव्स पहना हुआ है मैंने। वजह क्या है कि मेरा हाथ मतलब कि ख़राब हो गया है, थोड़ी सर्दी है और थोड़ा सा रोनाल्डो बन रहा था। फुटबॉल खेलते हुए गिरा हूँ, तो वो इसलिए मालिश वगैरह की हुई है, तो उस पर वो इसलिए पहना गर्म रहे, तो इसलिए एक पर ही पहना, दूसरे पर पहना नहीं है। तो खैर चलते हैं आज की वीडियो का टाइटल है तारड़ सेज स्मृति ईरानीज विजिट टू मदीना इज गुड है। इज गुड, इज गुड। चलो देखते हैं वीडियो की पहले। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा और दोस्तों जिस तरह के आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद है साजिद ताड़ साहब। ताड़ साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। माय प्लेजर साहब, थैंक यू सो मच। ताड़ साहब, आज दो तीन बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। एक तो आईएमएफ ने पाकिस्तान को $700 मिलियन की किस्त जारी कर दी है। ताड़ साहब, आईएमएफ पाकिस्तान पे बड़ा मेहरबान हुआ है, शुक्रिया आईएमएफ। दूसरी तरफ से ताड़ साहब, दो जजेस पाकिस्तान में उन्होंने इस्तीफा दे दिया और रीजनल न्यूज़ में हम देखें तो एक बड़ी डेवलपमेंट ताड़ साहब हुई है कि भारत की यूनियन मिनिस्टर हैं स्मृति ईरानी, उन्होंने मदीना मुनव्वरा का दौरा किया है और कहा जाता है कि ये एक बड़ी रेयर ऑप्टिक्स हैं कि एक तो खातून, दूसरी भारत से, और तीसरी जारी बात है उनका जो फेथ है वो शीज़ हिंदू। और बहुत सारे जो पाकिस्तान से जो मौलवी हजरात हैं, इस्लामिस्ट हैं, वो इस पे बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि सऊदी अरब ये क्यों कर रहा है और इस पे क्यों जो है वो उनको अलाउ किया गया। इससे पहले बहुत सारे जो ज्यूज़ हैं उनको भी मदीना में अलाउ किया गया, अब ये इंडिया की जो मिनिस्टर साहब हैं उनको भी अलाउ किया गया। ताड़ साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे, पर्टिकुलरली स्टार्टिंग फ्रॉम दिस स्मृति ईरानी से अगर आप शुरू करें तो ये जो इंडिया और पाकिस्तान ने अपना हज कोटा वापस कर दिया बहुत ज़्यादा, मैं आपको बता दूं इंडिया का हज कोटा वो बढ़ गया। ज़रा काइंडली ज़रा इस पर थोड़ा कमेंट करें कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन सऊदी अरब में आ रही है हम क्यों नहीं समझ पा रहे। चीमा साहब, उसकी वजह यह है कि हमने इस्लाम की दुकान खोली है, हम अपनी सेल खराब नहीं करना चाहते। सबसे बड़ी वजह तो ये है, सबसे बड़ी वजह। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि किस कुरान की किस शिक में लिखा है कि दूसरे मजहब की खातून जो है वो मदीना नहीं जा सकती? क्या वजह है? और इस 21st सेंचुरी में जबकि वो रिप्रेजेंट कर रही है इंडियन मुसलमानों को, वो इंडियन मुसलमानों की वजह से वहां गई है। लेकिन क्यों हमने अपने इस मजहब को इतना बंद कर दिया है, इतना लिमिटेड कर दिया है? मैंने आपके सेगमेंट में कई दफा कह चुका हूं, क्या वजह है कि आज का बच्चा जो है, जिसको बल्कि हमारे इमरान खान और दूसरे सियासतदान और मौलाना फजलुर रहमान जैसे लोग कहते हैं कि खुलफा राशिदीन के दौर का इस्लाम चाहिए, इट्स इम्पॉसिबल। हालांकि इस्लाम के अंदर कॉन्सेप्ट मैं बताना चाहूंगा कि मैंने इस्लाम को बड़ी डिटेल्स पढ़ने की कोशिश की है, मैं सारा तो नहीं पढ़ सका, लेकिन एक कॉन्सेप्ट दिया गया था इज्तिमा और इज्तिहाद का, कि अपने मजहब को वक्त के साथ, वक्त की जरूरतों के साथ उसको खोलो, उसको एडजस्ट करो सर्कमस्टांसेस के साथ। जिस तरह मैं छोटी सी मिसाल लेता हूं, 4 शादियों का कॉन्सेप्ट था जब मुसलमान जंगों में जाते थे, गजबा में, और मारे जाते थे और औरतों की तादाद बढ़ रही थी, तो बजाय प्रोस्टिट्यूशन या दूसरी खराबियों की वजह से उन्होंने कहा था कि 4 औरतों के साथ शादी कर लीजिए। जिस दूसरी मिसाल है कि रमजान के अंदर रोजा माफ है अगर आप सफर में हो, क्योंकि ऊंटों के ऊपर डेजर्ट में सफर किया जाता था। आज आप सुबह पाकिस्तान से बैठते हैं जहाज में, शाम को अमेरिका आ जाते हैं, वो कौन सा सफर है? लेकिन आप क्या करते हैं? आपने इस्लाम को क्या किया है? पहले तो 11 महीने की कमाई रमजान में करते हैं, प्राइसें बढ़ा के, जखीरा अंदोजी करके। फिर उसके बाद आप ये क्या करते हैं कि आप सारा दिन दुकान बंद करके इंडियन फिल्में देखते हैं, रात को खोल के कहते हैं ये रमजान चल रहा है। लेकिन इधर आप देखें, इधर क्या प्रॉब्लम है जी? खातून चली गई है, स्मृति ईरानी चली गई हैं, वो इंडियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं, जहां के इस वक्त मेरे ख्याल में दूसरे नंबर पे भारत का नंबर आता है पॉपुलेशन का, मुसलमानों की वजह से। और मैं बिलखसूस बल्कि मैं चाहूं, मैं तो बल्कि अप्रिशिएट कर रहा हूं कि वहां जाके वो हज की फैसिलिटीज को देख रही हैं, बड़े करीब से समझने की कोशिश कर रही है। बल्कि उनकी स्टेटमेंट आई है इस्लाम के बारे में, उनकी स्टेटमेंट आई है, शी हैज गॉन क्लोज टू द हरमैन, और वो बल्कि जाके उन्होंने ओहद की पहाड़ी पे उन्होंने टूर लगाया और उन्होंने प्रेज किया इस्लाम को। उन्होंने कहा कि इट्स अ वेरी फैसिनेटेड रिलीजन और आई एम वेरी ग्लैड टू बी हियर। लेकिन देखिए, यही वजूहात है कि हम आगे जाने की बजाय पीछे जा रहे हैं, और हम चाहते हैं पीछे जाए, आगे ना जाए।
मैं अफसोस है मुझे कि जो इन्होंने कहा, मैं यहाँ बल्कि जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था तो मैं आई वाज सरप्राइज, अभी तक 1,75,000 इंडियन हज पे जाएंगे। 1,75,000 बड़ी पॉपुलेशन। और देखा जाए तो इन्होंने मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने जब रिजाइन दिया था उसके बाद इन्होंने ये मिनिस्ट्री संभाली। और उसके बाद जो पहले सब्सिडी दी जाती थी हज के लिए 1954 में शुरू की गई, जो कि 2022 में बंद की गई। और मैं इस वक्त मैं जब पढ़ रहा था तो इस वक्त भारत से जब हज पे जाते हैं 3,70,000 रुपए से 4 लाख रुपए का खर्चा आता है तकरीबन। और ये इतनी पॉपुलर, इतने लोगों का जाना, फिर उनके मिनिस्टर का वहां जाके देखना, मैं समझता हूँ दिस इज अ गुड मैनेजमेंट, दिस इज पार्ट ऑफ द गुड गवर्नेंस। लेकिन उसको क्रिटिसाइज करना मेरे ख्याल में आप ज्यादती कर रहे हैं, या ये ज्यादती होगी। मैं इससे डिसएग्री करूंगा। मैं कहता हूं अंदर भी चली जाती मस्जिद के तो कोई हर्ज नहीं था। मैंने इसके बारे में पूछा है, कई उलमा से कई जगह पढ़ने की कोशिश की है। मस्जिदों के अंदर भी किसी गैर मुस्लिम का जाना मना नहीं। अब मैं उसकी मिसाल देना चाहता हूं। मैं अगले दिन खुद इस्तांबुल गया था। इस्तांबुल उस मस्जिद के अंदर जो आपने चर्च से चेंज करके मस्जिद बनाई है, वहां सारे गोरे फिर रहे थे। आया सोफिया, उसके अंदर सारे गोरे फिर रहे थे। कुर्तबा में जो मस्जिदें आप छोड़ के आए, वहां सारा दिन टूरिस्ट गोरे होते हैं, अंदर तस्वीरें खींचते हैं जाके। लेकिन पता नहीं क्या बात है, आपने इस्लाम को इतना फ्रेजाइल बना दिया है कि हर जगह पे एक तो सारा दिन आप वजू जोड़ के फिरते रहते हैं, वजू ना टूट जाए। काम सारे गलत कर रहे हैं, वजू ना टूट जाए कहते। ये ज्यादती है। आप इस्लाम को इतना बंद ना करें, उसको हवा लगने दें, उसको फलने फूलने दें। इन्हीं हरकत की वजह से आज आप 1.9 बिलियन मुसलमान दुनिया में जलीलो ख्वार हो रहे हैं, इसी आइडियोलॉजी की वजह से, जिसकी आपने अभी निशानदेही की है। ये गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। और अभी तक आप खुरासान के चक्कर में इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान बन रही है, खोतिया दे जहाज शुरू हुए हैं, पता नहीं कि कोई समझ नहीं आ रही। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दा बाइकाट कर देता है तुझे, उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं, कोई पता ही नहीं है, इंग्लिश पढ़ने ही नहीं, कहते ये काफरों की जुबान है। इससे आप कहां पहुंचेंगे? आप लम्हा फिक्री है इस वक्त, बहुत सख्त परेशानी। बल्कि इससे अगला जो मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहा था, मेरी बड़ी आज उस पर, क्योंकि मेरा लीगल बैकग्राउंड है खुद चीमा साहब, और मेरा इंटरेस्ट होता है उसमें, और मेरे कुछ क्लासमेट्स सुप्रीम कोर्ट जजेस एज वेल इन पाकिस्तान, और कई हाई कोर्ट में मेरे क्लासमेट्स हैं। तो मैं इस वजह से मेरा इंटरेस्ट होता है पाकिस्तान में, जब भी कोई जज खासकर रिजाइन देता है, बल्कि मैं दुख होता है मुझे पाकिस्तान की अदलिया के हालात देखकर। इस पे मैं हमेशा आपको बताना चाहूंगा कि काश आज काजी फैज ईसा साहब, जो हम बात करेंगे कि हमारे नकवी साहब के बाद आज दूसरे जो जस्टिस इजाज हैं उन्होंने रिजाइन किया, इस टॉपिक पे हम बात करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जज हैं जिन्होंने रिजाइन किया, सीनियरिटी में तीसरे नंबर पर थे, सीनियरिटी में तीसरे नंबर पर थे। अब इस वक्त मंसूर अली शाह आगे आ चुके हैं सीनियरिटी की वजह से। अब उनका बैकग्राउंड बताना ये चाहता हूं कि काश काजी फैज ईसा साहब नकवी साहब के बारे में पब्लिक करते कि उनकी जाती प्रॉपर्टियां कितनी हैं, उनके बच्चे कितने वकील हैं, वो किस तरीके से इस जुडिशियल सिस्टम को चो रहे हैं, मिल कर रहे हैं किस तरह। दूसरा मैं ये चाहूंगा कि एजाजुल आसन साहब के हवाले से भी चीजें पब्लिक करें कि क्या वजह है। मैं बताने की कोशिश करूंगा अभी आपको, मैंने काफी इसके बारे में डिटेल में मैं जानता हूं जस्टिस इजाज साहब को, और मंसूर अली शाह साहब थोड़े से फासले पे हो गए हैं, लेकिन नकवी साहब, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि आज जस्टिस इजाज ने 4-5 वजूहात की वजह से रिजाइन किया। एक तो सबसे बड़ी वजह यह बनी है कि काजी फैज ईसा साहब की स्टेटमेंट जो आई है कि हम इनको छोड़ेंगे नहीं, अदलिया को इस तरह जलीलो ख्वार करके आप इस्तीफा देके अब आप रिटायरमेंट और पेंशन और उसके बाद वकालत एंजॉय नहीं कर सकेंगे। तो इजाज साहब डर गए। और दूसरी बात यह थी कि 2 रेफरेंस उनके खिलाफ आ रहे थे, उनके खिलाफ फाइलें पहले ही मौजूद थी, उनके बारे में वकला तैयारियां कर रहे थे, और इन्हीं दिनों में उनके खिलाफ 2 रेफरेंस आ रहे थे। और वो उनसे घबरा के, तो उन्होंने कहा नहीं जी, मुझे गाड़ी भी चाहिए, मुझे नौकर भी चाहिए, मैंने सारी जिंदगी के लिए बिजली भी फ्री लेनी है, और मैंने पता नहीं कितने लाख रुपए के हिसाब से मैंने अपनी पेंशन भी एंजॉय करनी है, और उसके बाद एक बहुत खूबसूरत सी लॉ फर्म बनाऊंगा और मजे से बैठ के जिंदगी, वो कहते हैं लिव हैप्पीली फॉरएवर, वो चाहते थे ये। लेकिन वो, मैं काजी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, पता नहीं किसी ने सुनना है कि नहीं सुनना, मेरे जैसे बंदे की रिक्वेस्ट, इनके नाम ईसीएल में डाले जाएं, सबसे पहले इनके बच्चों के नाम ईसीएल में डाले जाएं। और मैं दूसरी रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूं, अगर आप पाकिस्तान की जुडिशरी को बचाना चाहते हैं तो जितने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, इनके फॉरेन अकाउंट्स, इनके बच्चों की नेशनैलिटियां, और ये किस तरह जज बने थे कौम को बताएंगे। अब मैं यहां पर बताना चाहता हूं, अगला टॉपिक मैं एजाज साहब के बारे में बात करना चाह रहा हूं।
ये कौन है? ये कॉन्स्टिट्यूशन 1 जो बिल्डिंग बन रही थी इस्लामाबाद में, उस एक तो उनके वकील थे, फिर उसके बाद जब साकिब निसार के पीरियड में जब ये वकील थे तो पराचा साहब थे, एक सीडीए के जो वकील थे, उन्होंने इतराज लगाया था कि ही वाज एक पार्टी के ये वकील थे, ये बेंच पे नहीं बैठ सकते, लेकिन बेंच में बैठते रहे। और वो तारीखी फैसला आज मैं कोट करना चाहूंगा जिसमें साकिब निसार साहब ने कहा था कि मुझे रात को ख्वाब आया है कि इतने पैसे कर जाना होना चाहिए। और ये वो मुल्क है दुनिया के अंदर, इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान, जो इस्लाम के नाम पर बनी थी, जहां चीफ जस्टिस खुदा के बाद कहते हैं वहां चीफ जस्टिस होता है, उसके बाद उसकी सजा को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। उन्होंने आके अदालत में फरमाया था रात को मुझे ख्वाब में आया है कि इनको इतना जुर्माना होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन 1 वालों, जिसके अंदर हर बड़े आदमी, दुनिया के हर करप्ट आदमी का घर है उसके अंदर, इंक्लूडिंग इमरान खान। तो ये उसके वकील थे एजाज। आज मैं आखिर में ये बात करना चाहूंगा क्योंकि मैं उस जुडिशियल सिस्टम का हिस्सा रहा हूं। मैं आपके देखने वालों को बताना चाहूंगा कि पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में जज बनते किस तरह। सिविल जज 3rd क्लास, दर्जा सोम जिसको कहते हैं, ये ना समझे कि मैं कह रहा हूं कि 3rd क्लास सिविल जज शुरू होता है तो दर्जा सोम से शुरू होता है। उसकी अपॉइंटमेंट के लिए आपको 3-4 किस्म के स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। आपको इम्तिहान देना पड़ता है, इंटरव्यू देना पड़ता है, फिर ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, फिर आप सिविल जज बनते हैं 3rd क्लास। हाई कोर्ट का जज बनने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए होता, और ये भी हो सकता है कि आपकी डिग्री भी जाली हो, फिर भी बन सकते हैं आप। सिर्फ आप अब रवाज का नकवी साहब किस तरह जज बने थे ये भी बताना चाहिए ना। काजिम फायजी साहब को चाहिए कि ये फ्रंट अखबार जंग पे, जियो पे, काइटी के पूरा लिखा हो, पता चले इस कौम को ये कौन थे लोग, किस तरह करप्ट रूलिंग एलीट जो है वो अपने लोगों को जो है वो सीड करती है, किस तरह वो उनको प्लांट करती है, और किस तरीके से फिर भट्टी साहब इनके घर में बैठे हुए थे और वो परवेज लाई साहब की कॉल जो वीडियो जो ली, बैकग्राउंड देखे, चेहरे देखे। और मुझे किसी ने बताया नकवी साहब के 2 बच्चे वकील हैं, ये सेशन जजों को फोन करके कहते हैं चौधरी साहब थोड़ा भतीजा पेश हो रहा है, जरा रिलीफ देना हो। ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस का स्टैंड। मेरी आज ये ख्वाहिश होगी काजी फायजी साहब इन सब के बच्चों की प्रॉपर्टियां और नेशनैलिटियां डिक्लेयर करें कौम के सामने, अगर बचना चाहते हैं आप। अगर आप जो कि मुझे लग नहीं रहा, उसकी वजह ये है कि चीमा साहब ये आज अब ये देखें ये दो वारदात की मैं तो कहूंगा ना जिनके ऊपर एलिगेशंस हैं करप्शन की। एजाज साहब या तो फेस करें। मैं यहां पे आज मेंशन ये करना चाहूंगा, काजी फैज ईसा साहब ने रिजाइन नहीं दिया था। उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट, इमरान खान, हर बंदा, जुडिशल काउंसिल, अगर उन्होंने जलीलो ख्वार किया था, उनकी बीवी चीखी थी आके अदालत के अंदर, वो रिजाइन देकर घर क्यों नहीं गया? क्योंकि उसका दामन साफ था, उसका दामन साफ। जब प्लाट और प्रॉपर्टियां बेनामी हो, जब बच्चों की नेशनैलिटियां बाहर की हो, जब बच्चों के अकाउंट बाहर में हो, फिर आप कहते हैं कि फौरन निकलो यार। इसको कहते हैं उर्दू में, इसको एक खास लफ्ज है, कहते हैं पतली गली से निकल गए। ये इस्तीफा देके पतली गली से निकले, दोनों निकले हैं। पाकिस्तान के 23 करोड़ लोगों के मुंह पे तमाच मार के निकले हैं। इन अदर वर्ड्स, तार साहब एक पॉइंट यहीं पे ऐड करना चाहता हूँ। ख्वाजा आसफ ने आज कहा कि सियासतदानों का एहतसाब होता है, इनका एहतसाब नहीं होगा। और दूसरा, तार साहब वो जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी के ऊपर केस है, उनको चाहिए नहीं उसको कंक्लूड करें, जो सजा बनती है दें। इस्तीफा हो गया तो इसका क्या मतलब है? उनके लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जाना चाहिए। आप खुद लॉयर हैं, आप जा रहे हैं उसमें मैंने उस पर देखा है 2 दिन वो पेश नहीं हुए, और अब वो पेश हो भी नहीं सकते क्योंकि ही इज नो लॉन्गर ए जज और एनी पोजीशन। उनके वकील उसका जवाब दे रहे हैं, और काजी फैज ईसा साहब ने कहा कि हम इस तरह जाने नहीं देंगे। मैंने इसीलिए अर्ज किया था इनके नाम ईसीएल में डालें, इनके और इनके बच्चों के, क्योंकि मुझे ये टोरंटो में नजर आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये भाग के फ्राडी है, अब टोरंटो की तरफ मुंह कर जाएंगे। ये जिस तरह ये जुडिशियल फ्राडी है, ये जुडिशियल फ्राडी है, तो इनका नाम फौरन ईसीएल में डालना चाहिए, और बल्कि इनके ऊपर इनको नजरबंद करना चाहिए जब तक इनकी चीजें सामने नहीं आती। इनके घरों के ऊपर जो होता है इनको पहरे लगाना चाहिए, और कौम को बताएं ये जज बनते किस तरह है। ये कौम का मैं समझता हूं हक है कि उनको बताया जाए कि ये किस तरीके से रूलिंग एलीट अपने लोगों को प्लांट करती है, किस तरीके से जुडिशरी में। और फिर वो आज उनके मैं बोलना नहीं चाहता चीमा साहब, लाहौर हाईकोर्ट का आपको क्या नहीं पता, हाईएस्ट जज है, उसके पास उसके दामाद, उसकी फैमिली के पास 3 टिकटें पीटीआई। आप पेशावर हाईकोर्ट देख लें, उसके हालात देख लें।
और इन बंदों की मुझे आज मैं बात कर रहा था किसी से, तो उसने कहा कि ये दर हकीकत बाप पार्टी और कुछ लोग ये जो थे ये और देखा उसमें मुसलसल नकवी साहब मुसलसल हर बेंच का हिस्सा होते थे, साथ बैठते थे बंदयाल साहब के साथ। क्या इन्होंने ये दिस इज हाउ यू मैनेज अ कंट्री, दिस इज अ जुडिशियल सिस्टम। और ये जुडिशरी होती क्या है? वो इसके बारे में जब ऊपर जर्मन बम मार रहे थे इंग्लैंड के ऊपर, अंधेरा हो गया था, इतने जहाज उड़ रहे थे, तो नीचे उसने चर्चिल ने कहा था अगर अदालतें इंसाफ करती रहेंगी तो हम वो विल सर्वाइव। फरूक बंदयाल साहब पता नहीं भूल गए सर, सारी एजुकेशन तो लंदन दी ना इंग्लैंड दी, एंड तो ब्रिटिश एजेंट है सारे। ये पहले सारी जिंदगी एचईसन पढ़ते रहे हैं, फिर फाइनल डिग्री इनकी जो थी वो इंग्लैंड की थी, लेकिन चर्चिल में पता नहीं क्यों नफरत है। इनको खौफ नहीं आता कि इतना पैसा लेके कहाँ जाना है? ये वो बच्चे भी तो याशियां ही करते हैं, तो पैसा किस लिए कमाते हैं? जब मैंने इनकी आखिरत कड़ियों की देखी, इनके पोते दोते बच्चे इनके मुंह में मरते वक्त पानी भी नहीं डालते, क्योंकि हराम की कमाई फीड करते हैं उनको। इनको पता नहीं है कि प्लाटों घरों के साथ इनकी एज होती है, घर की एज होती है। जब घर बनाया जाता है, अमेरिका जहां मैं बैठा हूं, 30 साल के लिए फाइनेंस होता है कि उसकी एज ही 30 साल है। गाड़ी फाइनेंस की जाती है क्योंकि उसकी एज ही 5 साल होती है, गाड़ी 5 साल के लिए फाइनेंस होती है। इन जायलों को जिनके पास सबकी डिग्रियां बाहर की हैं, इन फराडियों को यही नहीं पता, और जिनको हराम देते हो बाद में मुंह में पानी भी नहीं डालते हो। तो नर्सिंग इधर उधर करके दब दुब छड़ दिया। और कोविड के बाद भी अगर इनको हया नहीं है तो ये किसी पत्थर के बने हुए लोग हैं चीमा साहब, ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, जालिम लोग हैं, जालिम है ये, जालिम लोग। इनका इलाज जो है कोई मर्द मोमन कर सकता है, कोई दूसरा बंदा नहीं कर सकता। कोई बंदा बहुत स्ट्रॉन्ग विद स्ट्रॉन्ग नर्व्स, जो बंदा इस वक्त प्लेट ताली पर रख के आया अपने आप को और वो कहे कि मैं आई एम अ मुस्लिम, आई एम अ पाकिस्तानी, नाउ से पाकिस्तान। मुझे 2 लोगों पे मैंने हमेशा कहता रहा हूं, अभी मैं मायूस नहीं हूं। मुझे हाफिज साहब पे, अपना आसिम मुनीर पे उम्मीद है, थी, आज भी उम्मीद काजी फैज ईसा पर भी है उनके। बल्कि मैं कल बयान से बड़ा खुश हुआ था जो उन्होंने कहा था कि ये जुडिशरी को तबाह करके जाने वालों को इस तरह नहीं छोड़ेंगे हम। मैं बड़ा खुश हुआ इस बात पर, लेकिन मैं चाहूंगा कि इन लोगों का, क्योंकि देखिए जब आप जुरिस्प्रूडेंस पढ़ते हैं तो सजा के बारे में बताया जाता है कि सजा इतनी सख्त होनी चाहिए ताकि सोसाइटी के दूसरे लोग इसी तरह का काम करने से इज्तिनाब करें। इनकी सजा दोनों की इतनी सख्त होनी चाहिए कि कोई जज फ्यूचर में इस तरह की हरकतें ना कर सके, अपने बच्चों के लिए सेशन जजों को कॉल ना कर सके, कॉन्स्टिट्यूशन 1 वालों को ये ना आके फैसला कर सके कि मैनू राती खाब आई है, इन्हें बिलियन जुर्माना कर। इसका मुहासबा होना चाहिए, एहतसाब होना चाहिए। लेकिन वो एहतसाब वही कर सकता है जिसका खुद अपना दामन साफ है। जो खुद गंदे होते हैं वो किसी को एहतसाब क्या करेंगे, जिनको खुद पता ही नहीं है लेगेसी क्या होती है। मैं सबसे बड़ा डिफरेंस चीमा साहब आपका और भारत के अंदर सिर्फ एक ही डिफरेंस है, आपको लेगेसी का शौक ही नहीं, आपको पता ही नहीं लेगेसी चीज क्या होती है। आपको किरदार साजी छोड़ दी आपने। भारत में आज भी किरदार बनाए जा रहे हैं, भारत में आज भी लेगेसी का दुनिया को शौक होता है। दुनिया को आज भी शौक है कि दुनिया में हम क्या छोड़ के जा रहे हैं, हमने दुनिया में क्या कंट्रीब्यूट किया, क्या पार्टिसिपेट किया। आप लोगों को इस चीजों को पता ही नहीं, कोई पता ही नहीं किसी। फरूक बंदयाल साहब को आज लोग किस चीज से याद कर रहे हैं? सोचें 10 मिनट के लिए बैठते हैं, फरूक बंदयाल साहब खुद बता देंगे लोग उनके बारे में क्या कह रहे हैं, उनकी सास के बारे में क्या कह रहे हैं। और मुझे आज खुद बता दें, आज बाजवा साहब ह्यूज पर्सनैलिटी, आज लोग उनको किस बात से याद कर रहे हैं? ये लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं। पेरिस में भी लोग पठान भाई अफगानी जो भी गाड़ा पे कर देता, ये लेगेसी। भागकर कहां जाओगे? लोग तो हर जगह मौजूद है। अंटार्कटिका चले जाओ, तो शायद उत्थे भी होंगे पाकिस्तानी नहीं होएगा, बंदे उत्थे भी गूगल कर लेंगे आपके नाम ये, अगर ये चीज। लेकिन कोई शौक ही नहीं किसी को यार कि हम क्या कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आप शौक की बात कर रहे हैं, आप शौक की बात कर रहे हैं, लेगेसी बात कर रहे हैं। कल देखे ना गुजरात के अंदर उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात समिट की है, 2003 में उसकी बुनियाद रखी थी उस समिट की, उसको 20 साल हो गए हैं। कल वो MBZ को बुलाया था, मोज़म्बिक के सदर को बुलाया था, चेक रिपब्लिक के वज़ीर आज़म को बुलाया हुआ था, और वो कह रहे हैं कि हम कंट्रीब्यूट एक तार साहब इंडिया के अंदर स्टेट्स के अंदर जेलसी है। गुजरात कहता है जी मैं 8% इंडिया की GDP में कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, फलां स्टेट कहती है ये हमारी स्टेट्स के अंदर सूबों के अंदर वो जेलसी नहीं है, सारे स्मगलिंग के इन्वॉल्व हैं, सारे पैसा लेके बाहर जाने में इन्वॉल्व हैं। ये तो हम क्यों नहीं इस उसमें आते कि भाई हाँ जी। सख्त शर्मिंदा हुआ, सख्त शर्मिंदा अगले दिन हुआ।
हसीना वाजिद ने स्पीच अपनी दी, हसीना वाजिद को दूध की धुली हुई वो भी नहीं है, 5वीं टर्म है उसकी। हाँ, और फेक इलेक्शन, मैं कहता हूं, मैं ऐलान करता हूं इलेक्शन फेक कराए, लेकिन उसकी स्पीच सुनी मैं हैरान हो गया। स्मार्ट गवर्नमेंट, स्मार्ट सोसाइटी और अगली जनरेशन को उसने कहा हमने तैयार करना है मुस्तकबिल में आगे जाने के लिए। हमारे किसी लीडर के मुंह से ये बात निकली, स्मार्ट गवर्नमेंट, स्मार्ट सोसाइटी। ये पाए खान वाली वहां पे स्मार्ट कितने होना है? स्मार्ट लुट पाई सर, कैरियर लगे से आते हैं अपने मालिकों के कदमों से, बरतानिया से कैरियर लगे के साथ आते हैं, लूट के वापस चले जाते हैं। पता नहीं क्या, तो आप ज़हनी तौर पे गुलाम है। और मैं बार बार ये सोचता हूं कि इस इलाके का डीएनए में प्रॉब्लम है, क्योंकि आपने आज तक किसी फॉरेन इन्वेडर को रेजिस्ट नहीं किया। मैंने कल बड़ी कोशिश की कि लोकल कोई, मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि लोकल लीडर ढूंढूं। मुझे अहमद खान खरल नजर आया, दुल्ला भट्टी नजर आया, उसके बाद सब खत्म है, कुछ भी नजर नहीं। मुगल इन्वेडर थे भाई, मुगल लुट पाई के थे आके, पठान सन, टर्के सन, अफगानी सन, ਤੁਹਾਡੇ रिश्तेदार ने सन। इतने शाह फैसल आया हुआ है, मुल्क का नाम फैसल रख छड़ दो, ना शहर का फैसलाबाद रख छड़िया, क्योंकि शाह फैसल उतो लंघिया सी एक बार कोलों। पता नहीं, अपनी शनाख्त ही भूल चुका, आपको पता ही नहीं कि वो यार। देखिए चीमा साहब, दो चीजें, खुदा ताला की जात ने मुख्तलिफ किस्म के लोगों को बनाया है दुनिया में, काले काले हैं, चाइनीज आंखें उनकी और तरह की, और इसी तरह उनकी इंस्टिंक्ट्स हैं डिफरेंट। हम जब तक अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, हम उस चीज के ऊपर कैपिटलाइज नहीं कर सकेंगे। हमें देखना होगा कि हमारी वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है। हमारी स्ट्रेंथ के अंदर जिहाद नहीं है, हमारी स्ट्रेंथ के अंदर लड़ाई झगड़ा नहीं है। कोशिश करें, देखें आप किस चीज में महारत आप कर सकते हैं। भारत ने कर लिया। अब मैं बताना चाहता हूं कि किस तरीके से कंप्यूटर के ऊपर मनापली उनकी। देखिए आप आज आप भारत के अंदर जाएं, एस्ट्रोनॉमी उनके स्कूलों में सब्जेक्ट के तौर पढ़ाई जा रही है, एस्ट्रोलॉजी। और एस्ट्रोलॉजी क्या है? कैलकुलेशन है। कंप्यूटर क्या है? कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर है। दे फाउंड आउट कि हाउ वी गोना एक्सेलरेट, वो एक्सेल कर गया उसमें। आप अभी तक आपको अभी तक यही नहीं पता कि आप अरबों के रिश्तेदार नहीं है। आपको अभी तक यही नहीं पता कि आप पठानों के रिश्तेदार नहीं है। आपको अभी तक यही नहीं पता। आपको आज तक यही नहीं पता सदारती निजाम रखना है कि पार्लियामेंट्री निजाम रखना है। आपको अभी तक यही नहीं पता कायदे आजम सेकुलर स्टेट बना के गया या मजहबी स्टेट बना के गया। आपको आज तक यही चीजें आइडेंटिफाई नहीं, आपको यही नहीं पता आप हैं कौन, आप किस फील्ड में। किसी ने आज तक बात की है कि हम इस फलां प्रोडक्ट को यहां से उठा के वर्ल्ड लेवल पर ले जाएंगे, सवाई फुटबॉलों के, अब वो भी नहीं जा रहे आपके सियालकोट के। बिजली आपने इतनी महंगी कर दी है कि ये भी नहीं सोचा कोई सब्सिडी दे, अटैच करें एक्सपोर्ट के साथ कि हाँ भी इतने डॉलर की अगर आप एक्सपोर्ट करोगे तो हम बिजली की सब्सिडी ये देंगे। पॉसिबल है, क्योंकि हर सेक्रेटरी तो ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट है, लेकिन वो ऑक्सफोर्ड से निकल ही नहीं रहा। बल्कि आज मैं खबर अगली बताना ये चाह रहा था कि दुबई और टोरंटो के अंदर उन्होंने वहां पे 2 कॉलोनियां नहीं बना रहे हैं करप्ट ब्यूरोक्रेटों के लिए और करप्ट पॉलिटिक्स जो जितने लूटमार करने वाले हैं उनके लिए 2 कॉलोनियां एस्टैब्लिश कर रहे हैं, जब से आईएमएफ की किस्त की उनको उम्मीद लगी। डॉक्टर साहब, एक्सक्लूसिव पाकिस्तानियों के लिए होती हैं कि बाहर के कोई और मुल्क भी होते हैं? सिर्फ पाकिस्तान और सबसे ज्यादा आईएमएफ के साथ अटैच है वो। कल मीटिंग थी वॉशिंगटन डीसी में, उनको पता, जिस दिन उनको पता चल जाता है आईएमएफ किस पाकिस्तान जाने लगी, 3 जगहों के अंदर प्रॉपर्टी में हिलचुल शुरू हो जाती है, लंदन, दुबई और टोरंटो। फॉरेन प्रॉपर्टी की हिलचुल शुरू हो जाती है। और मैंने अगले दिन किसी को कहा था, आज तक किसी वकील ने सुप्रीम कोर्ट में यह रिट लगाई हो कि पिछले आईएमएफ की किस्त आई हो किधर गई, किसी ने आज तक पूछने की कोशिश की हो, किसी ने बताने की कोशिश की हो, इंक्लूडिंग आसिम मुनीर साहब के पैसा कहां से आ रहा है, जा किधर रहा है। मैं यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी में सुना जाता है कि पिछली दफा इमरान खान अपने आईएमएफ के पैसे जो हैं और ये अपने जाती दफा एमएनएस को दे गया था तरक्याती फंड के चक्कर में, ताकि इलेक्शन आगे से लड़ा जा सके। फिर शहबाज शरीफ साहब बांटते रहे पैसे अपने लोगों के अंदर, अपने एमएनएस और दूसरों के, आईएमएफ का पैसा बांटते रहे। और मैंने आपको कहा था कि मेरे अपनी जिंदगी के प्लान में ये प्लान शामिल है कि आईएमएफ को कोर्ट में लेके जाऊं, अमेरिकन कोर्ट्स में, कि तुम्हें पता था कि ये फ्रॉडी कौम है, ये फ्रॉड करते हैं, तुम मेरा एज एन अमेरिकन मेरा टैक्स पेयर का पैसा क्यों देते रहे उनको। मैंने पाकिस्तान को नहीं ब्लेम करना, मैंने अपने एज एन अमेरिकन मैन को लेकर जाऊंगा कि मेरा ब्लड एंड स्वेट जाके करप्ट कौम को क्यों देते रहे, जो जिनके बच्चे सारे टोरंटो बैठे हैं, जिनके बच्चे सारे लंदन बैठे, यहाँ बैठे हैं, ये क्यों करते रहे अभी तुम। बल्कि डॉक्टर साहब, हम तो आईएमएफ नहीं, हम तो डिफॉल्ट कर जाएंगे डॉक्टर साहब।
उन्हें आपका डिफॉल्ट तो आपको मुकदरों में लिखा है। कौन सा मुल्क चला है चीमा साहब जो सूद देने के लिए भी कर्जा ले रहा हो? तो कितना अरसा चल लेंगे आप कि सूद भी कर्जा लेकर आप दे रहे हैं अपने लोन्स का, और तरक्की की तरफ आपने बिल्कुल बाइकआउट कर दिया। तरक्की की तरफ जाना ही नहीं। ना आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं बच्चे आपके, ना कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं पढ़ रहे हैं, बिजली इतनी महंगी है कि कुछ चीज एक्सपोर्ट ही नहीं की जा सकती, रिप्यूट इतनी खराब है। आज जो मैं जिस तरह देख रहा हूँ, आपके पासपोर्ट के हालात देख लें आप। पासपोर्ट आगे करें तो वो थप्पड़ दो मुंह पे मार दें। किसी एयरपोर्ट पे जाए आप कहते आप रखोगे पासपोर्ट, दो चंडा मार दो, इतने की लेना है फराडियां प्यो की फोटो है, तेरी फोटो है, पीसी की टीसी की एक क्वेश्चन होते। मेरा अमेरिकन पासपोर्ट है, मेरे ऊपर लिखा हुआ बर्थ प्लेस पाकिस्तान। जो मेरे साथ करते हैं वो आप सोच नहीं सकते। सन 96 से कर रहे हैं, मैं 1996 से अमेरिकन सिटीजन। देखते हैं पाकिस्तान, कहते तेरा तो पासपोर्ट ही तो फ्रॉड है। ये तो लाते ही चीमा साहब, पता नहीं मेरा मकसद है कि अब फिर पूछा जाए तो इस्लाम पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। चलो चीमा साहब, इस पे चीमा साहब मैंने कोशिश की है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हालात हैं इनके, लेकिन ये पता है कौन को। डॉक्टर साहब ये तो एक दूसरे के भाई हैं, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। ये अलायंस चीमा साहब, करप्शन एक बंदा नहीं कर सकता जब तक अलायंस ना हो। करप्शन करने के लिए ब्यूरोक्रेट, सियासतदान, जज, जर्नल, सब तक जब तक। चीमा साहब मैंने आपको कहा तो था मैंने कि अगर किसी को शक हो कि पाकिस्तान को किस तरह लूटा जाता है, तो जो पिछला कोर कमांडर था पीटीआई का लाहौर में, जिसने कहा था इनको अंदर आने दो, अपने लोग हैं, उसका पोर्टफोलियो पड़ा जाता है चट्टा साहब। उनके रिश्तेदार सारे जुडिशरी में भी थे। उनके बंदयाल साहब का रिश्तेदार था कोर कमांडर लाहौर, और दूसरा वो रिश्तेदार, एक उसका रिश्तेदार जो था एलडीए का रह चुका था। तो देखें जरा किस तरीके से ये शादियां कर लेते हैं लुटने के लिए पाकिस्तान को। शादियां कर दे, भड़ूजे बन जाते हैं, साले बन जाते हैं। देखो पस्ती की इंतहा देखे जरा चीमा साहब कि भड़ूजे साले इकट्ठे होकर लुट रहे हैं। और लुट के नु रहे ने मादरे मिलत अपनी माँ के कपड़े फाड़ रहे। देखने वाली बात ये है, जो लम्हा फिक्रिया और शर्मिंदगी है, जो शेमलेस एटीट्यूड है कि अपनी माँ के कपड़े 76 साल से फाड़ रहे हैं और शर्म नहीं है, अगो दांत काट रहे। चलो चीमा साहब कितना अरसा करेंगे? दुनिया देख रही है, दुनिया बड़े क्लोजली वाच हो रहे हैं। पाकिस्तान ये मुगालता है आपको, आपने हमेशा ये समझा है पाकिस्तानियों ने कि हम दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं। देखो जी, असली बेवकूफ बना रहे हैं, कट्टे चोर हैं। ये नहीं पता इनको कि यू आर अंडर ऑब्जर्वेशन, पीपल आर वाचिंग यू, पीपल आर मेकिंग मूवीज ऑफ यू एट द सेम टाइम। खासकर आपके पड़ोसी आपको बड़े अच्छे तरीके से कैलकुलेट कर चुके हैं कि व्हाट आर यू, हाउ फार कैन यू गो। बिल्कुल सारा नजर आ रहा है इस वक्त। दर हकीकत आपका कसूर नहीं, आपको ब्रीदिंग रूम इसलिए मिल चुका है कि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी कमजोर है, आपको ये इसमें ब्रीदिंग रूम मिला है। और दूसरा ब्रीदिंग, आज ईरानियों ने जहाज पकड़ लिया अमेरिका का, तार साहब, रेड सी में तेल बरदार जहाज। नहीं चीमा साहब, हमारे हालात ये है, हमारा सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ऑस्टिन लॉयड, एक बहुत बड़ा स्कैंडल है, 3-4 दिन से डिस्कस हो रहा है कि वो अस्पताल में पड़ा है, उसको कॉलन कैंसर है, उसका हॉस्पिटल में पड़ा, किसी को पता ही नहीं, प्रेसिडेंट को भी नहीं पता। प्रेसिडेंट तो होश ही को नहीं ना, somebody else is now matter of fact हमारे कांग्रेसमैन खुल के आगे सामने बोल रहे हैं टीवी के ऊपर कि somebody else is running the government, is not Joe Biden। तो एक बहुत बड़ा स्कैंडल है, और people are asking for his resignation, the Secretary of Defense, जो 3 हफ्तों से आईसीयू में पड़ा है और कौन को पता ही नहीं। व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ को नहीं पता कि वो किधर है। और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जब रेड सी के अंदर आप हालते जंग में हैं, जब एक दुनिया की बहुत बड़ी जंग को जब आप असला भी दे रहे हैं और फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर रहे हैं, फंड कर रहे हैं, इन हालात में आपका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, बल्कि किसी ने अगले दिन मैं जब इसके बारे में पढ़ रहा था तो उसकी सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस की पोर्टफोलियो ये होता है कि जब उनके अमेरिका के ऊपर अगर एटॉमिक अटैक हो तो वो अपने एटॉमिक एसिड्स को यूज करने के लिए वो समरी या अपनी सारे कोड शोड लेके वो जाता है प्रेसिडेंट के पास। और पिछले दिनों रशिया ने अपने एटॉमिक एसिड जो है वो कहीं और शिफ्ट किए हैं, इनको पता ही नहीं। वो क्योंकि सेक्रेटरी वो काला अपना ऑस्टिन लॉयड, 3 हफ्ते हो गए अस्पताल में। और इसका इसी चीज के फायदे आप भी उठा रहे हैं फायदे, दुनिया भी उठा रही है फायदे। वरना रिपब्लिकन प्रेसिडेंट होता तो ये सारी चीजें ना आपने ये करनी थी और ना दुनिया ने करनी थी, ना आज ये जंग हो रही होनी थी, और ना इस तरह होतियों ने कर रहा होना था, तो ना ही इस तरह आपने फायदे उठा के तो आपने कोशिश करनी थी बेवकूफ बनाने की। लेकिन ये कि आ रहे हैं, आएंगे कभी ना, सूनर और लेटर देयर विल बी सम रिस्पांसिबल एडमिनिस्ट्रेशन इन व्हाइट हाउस जो पूछेगी आपसे भी बल्कि कि आपने भी अफगानिस्तान में हमारे साथ क्या किया। ये क्वेश्चन मार्क है, अमेरिकन कौम ये भी जानना चाहती है। बिलखसूस
मैंने वो सेव करके रखा आर्टिकल, बिल जो पेश किया था 22 रिपब्लिकन कांग्रेसमैन ने जब तालिबान जब सरेंडर किया था अमेरिका ने, कि व्हाट इज द रोल ऑफ पाकिस्तान इन इट। और वो जो 22 रिपब्लिकन थे, अब वो दे स्टिल हियर। वो तो कौम ये जानना चाहती है कि हमारे साथ क्या हुआ था और हमें किस तरीके से जलील व ख्वार होकर वहां से निकलना पड़ा। हु हैज पार्टिसिपेटेड एंड कंट्रीब्यूटेड इनटू द प्रोसेस। बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब, हमने तो बड़ी उनको मशवरे दिए थे, हमारे मशवरे उन्होंने सुने नहीं है। तो बहरहाल ये भी आसान तो मशवरा देता सी रह जाओ, तो अपनी भी इज्जत रखो तो साड़ी भी। वैसे वो उनका है प्रोग्राम, वापस आने का प्रोग्राम वो सोच रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन आप दर हकीकत मशवरा देते हैं जब आपको पैसों की जरूरत होती है, मदद भी अब तब करते हैं जब आपको पैसों की जरूरत होती है। इन्हें भी पता चल गया, इन्हें भी पता। नहीं, वो तो आपकी बात सही आप है। दर हकीकत आपका मैं क्लोजिंग इसी पे करना चाहूंगा कि मेजॉरिटी आपके सारे जो है वो पंजाबी भाईजान है। आपका नेशनल फ्लैग, आपका ना कौमी तराने के नीचे एक ऐड थोड़ा सा कर लें, मैनू नोट विखा मेरा मूड बने। ये फॉरेन पॉलिसी है आपकी, मैनू नोट विखा मेरा मूड बने। चाइना वाले नोट विखा दे तो मूड उधर चला जाता है, अमेरिका नोट विखा दे तो आपका मूड उधर, क्योंकि आप तो डॉलरों के पीछे है ना जी। आपकी तो माशाल्लाह फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं, फॉरेन प्रॉपर्टीज हैं, आपके तो बहुत कुछ है। आपने दुबई सारा खरीद लिया, दूसरे नंबर पे तो आप प्रॉपर्टी वहां खरीदते हैं रशियंस के बाद, इंडियन से भी ऊपर है आप, तीसरे नंबर पे तो अफगानी है आप। लेकिन एक वो भी बहुत करप्ट है, लेकिन आप तो खैर माशाल्लाह करप्शन में नंबर 1 है आप। तार साहब सही कह रहे हैं, हमारी कोई हिस्ट्री जो है वो कोई इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारा मुस्तकबिल बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। उम्मीद रखनी चाहिए और दुआ करनी चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए और दुआ करनी चाहिए इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच तार साहब। सर इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। बड़ा फिर पूछा जाए तो इस्लाम पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। चलो चीमा साहब, इस पे चीमा साहब मैंने कोशिश की है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हालात हैं इनके, लेकिन ये प्लॉट और दूसरा वो रिश्तेदार, अरे हमने तो बड़ी उनको मशवरे दिए थे, हमारे मशवरे उन्होंने सुने नहीं है। तो बहरहाल ये भी आसान तो मशवरा देता सी रह जाओ, तो अपनी भी इज्जत रखो तो साड़ी। वैसे वो उनका है प्रोग्राम, वापस आने का प्रोग्राम वो सोच रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन आप दर हकीकत मशवरा देते हैं जब आपको पैसों की जरूरत होती है, मदद भी अब तब करते हैं जब आपको पैसों की जरूरत होती है। इन्हें भी पता चल गया। तो जी वीडियो की खत्म। वीडियो बड़ी शानदार थी, शानदार, बड़ी बातें की। ये चीमा साहब, वो तार साहब बंदे बड़े ग्रेट हैं। शुरू में इसकी वजह बातें बड़ी कड़वी लगती थी क्योंकि किसी को पता नहीं था, गलत हो जाती हैं, हमसे भी कई मरतबा बातें गलत हो जाती हैं। वो भी इंसान है, बशर हैं, उनके से भी गलत हो। इंसान से गलती, इंसान खता का पुतला है, इंसान से गलती होना कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है। गलती कर लेना गलती नहीं है, गलती हो जाना गलती नहीं है। गलती करके या हो जाने से उस गलती पर कायम रहना, ये गलती है। चले खैर, उन्होंने बात की अपना उसके बारे में, समृति जो उन्होंने पहले बात ये की कि वो मुसलमानों की रिप्रेजेंटेटिव बनकर गई हैं, जिनकी समृति जो यूनियन काउंसिल की उनकी वो मिनिस्टर है। उन्होंने कहा कि मुझे कोई कुरान की आयत ऐसी दिखा दो जहाँ पे ये आया हो कि जो नॉन मुस्लिम है वो मदीना नहीं आ सकते या मक्का नहीं आ सकते। हरमैन शरीफ फैन को उन्होंने बात नहीं की। मैं भी उनकी बात, हरमैन शरीफ का मतलब है खाना काबा और दूसरा मदीना शरीफ। भाई उसी में दोनों जगहों में तो वो नहीं आ सकते, बाकी मदीना में जहाँ मर्जी वो फिरे तो आते रहते हैं, वहाँ पे वो बुलाते रहते हैं। ये बिल्कुल साजिद तारड़ साहब की बातों से मैं काफ़ी हद तक इत्तेफाक करता हूँ। यहाँ इस्लाम चला, हमारा इस्लाम बंद नहीं है। जितना हमारे मौलवियों ने इसको मतलब बंद कर दिया है ना, बंद का मतलब यह है कि इसको बिल्कुल भी ना इज्तिहाद, वो जो बात कर रहे थे साजिद तारड़ इज्तिहाद की, तो इज्तिहाद का मतलब है कि जो कसरत राय से आपकी उलमा कराम और आपकी आवाम उसमें मतलब कि तरमीम नहीं कर सकते, लेकिन उस लिहाज से जो चीज़ें अच्छी उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। उनके कहने का मकसद इज्तिहाद ही से ही कहते हैं ना, इज्तिहाद इस्लाम में जायज़ है, इज्तिहाद होना। लेकिन कोई इशू नहीं। साहब ने ये भी बात की, उसने कहा है कि हिंदू ये जो है इसका नाम समृति ईरानी, ये तो गई हैं, तो इतनी बड़ी आवाजें उठ रही हैं। वो कहते हैं कि इजराइली भी मदीने में आते रहे।
वो भी आते हैं, इस लेकिन पर उनके ज्यादा आग लगी हवाले है। से क्यों नहीं बात होती या क्यों नहीं बात की गई? यार देखें कि पर्सनली अगर मैं अपनी राय दूं ना, तो मैं कहता हूं कि एक तरफ से ये गलत भी किया गया और एक तरफ से सही भी किया गया। अच्छा, गलत ही है तकरीबन। अच्छा। वो इसलिए क्योंकि मेरी सोच ये लगी। मेरी बात सुने, ये गलत इसलिए क्योंकि इससे पहले कभी किसी गैर मुस्लिम को, किसी भी कंट्री के गैर मुस्लिम को मदीना में या मक्का में कभी नहीं ले जाया गया। मैंने सुना था कि जो डोनाल्ड ट्रम्प था, जब वो अमेरिका का सदर था ना, तो उसने ख्वाहिश जाहिर की थी कि मैं मक्का या मदीना में जाना चाहता हूँ। अच्छा। लेकिन उन्होंने जो शाह सलमान थे, उन्होंने उनको जो है ना अल रियाद से वापस भेजा। उन्होंने कहा भी आप वहां पर नहीं जा सकते। एक चीज आप ये नोट करें, जो सऊदी अरेबिया है वो चेंज हो रहा है, चेंज बहुत ज्यादा, वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहा है। ये न्यूयॉर्क सिटी के बारे में आपने सुन रखा है? अभी तक पता नहीं बनी है या इस पर काम शुरू, मुझे नहीं इसका पता, लेकिन ये कहा जाए कि कैसे सिटी बनाई जा रही है। सऊदी अरब के साल के करीब कहीं है, दूर दराज समंदर, वहां पर वो न्यूयॉर्क सिटी बनाने जा रहे हैं जहां पर कोई इस्लामी कवानीन नाफिज नहीं होंगे। अपनी मर्जी से जो मर्जी करें, जो मर्जी खाएं, जो मर्जी पिए, जो मर्जी करें, भाई वो कोई इशू नहीं। वो अलग सिटी है। लेकिन मैं बात मक्का और मदीना की कर रहा हूँ। ये जो गई है, मैंने जो बात की है ना, मैंने जो बात किया कि जो सऊदी अरेबिया वो चेंज हो रहा है। यार चेंज हो रहा है, लेकिन हमारे मजहबी का जो वहां पर रहेगा उनको भी ये करेगा उसी तरह चेंज है। ये होता कौन है? मुस्लिम अभी वाकई। तू कौन होता है? मैं एक मुस्लिम वाला, तुम अल्हम्दुलिल्लाह। कौन होते हो? तुम उनसे लेकर खाते हो। को प्राइम मिनिस्टर होते ना पाकिस्तान के, तो फिर आपको करके दिखाते कम कौन यार कमाल है, तुम कह रहे हो वो होता कौन है? और तुम कौन हो? ओ भाई आपका अपने गिरबान में झांको, तुम हो कौन? आप भिखारी हो, उनसे बिलियंस ऑफ डॉलर लेकर आके बैंक में पड़े, और जब जाते मैंने कभी जब जाते हो ना यूं कहते हो अल्लाह के नाम पे बाबा, अल्लाह के नाम पे बाबा, दे दो खुदा के नाम पे। अजीब सा लग रहा है। और यार वो मैंने वीडियो में पहले बताया, मोहम्मद बिन सलमान जाते हैं, इंडिया का दौरा करते हैं, जो पीछे से फोन करते हैं। यार तुम उनको कह रहे हो वो कौन होता? मैं तुमसे पूछा तुम कौन हो? तुम्हारी क्या औकात? उनके सामने तुम्हारा जैसे तुमसे अच्छे तुमके नौकर हैं, यकीन करें। तो वो तो वाकई में तो माली लिहाज से भी वाकई अच्छे हैं, वो मुझसे लाख दर्जे अच्छे हैं। प्योर मुस्लिम है। चले आप उनके प्योर मुस्लिम है। आगे 5 में से कौन है प्योर मुस्लिम? मतलब ये है हाइब्रिड एक चीज होती है लस्सी और एक होता है दूध। मुझे पता है लस्सी और दूध में फर्क है। सब्र कर ले, सब्र कर ले। लस्सी और दूध में फर्क होता है। लस्सी में पानी वगैरह सारी चीजें होती है, दूध प्योर दूध ही होता है, ठीक है ना? इसलिए हम लस्सियां हैं, दगड़ मगड़ है, हाइब्रिड है, हमारे खून में हिंदुओं का खून है। और अच्छे मुस्लिम मानता हूँ जो इस्लाम के अकायद को मानता है और उसके तमाम। मैं अकायद की बात नहीं की, मैंने खून की बात की है। खून की बात आप वो इस लिहाज से तो वो पता नहीं कहां से कहां पहुंच चुके हैं। न्यूयॉर्क सिटी बना रहे वहां पर आपको पता है। अच्छा चलें, फिर आप प्योर मुस्लिम उनको कह रहे हैं। प्योर मैंने खून की बात की है, नस्ल की बात की है। नस्ल मैंने तकवे की बात नहीं की। तकवे का मतलब लिया उसको उनको वहां पर नहीं चले। मदीना में गई है, चलो ये भी है कि वहां पर अभी मस्जिद नबवी जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है ना रोजा मुबारक है, वहां पर नहीं गई। तो वहां पर मदीना में चले जहाँ फिरते ठीक है, लेकिन ये तरह से ये कि फिर दूसरी कंट्री के जो लोग हैं उनको फिर इस तरह जो है ना उनके साथ। और यार तारड़ साहब कह रहे हैं आया सोफिया के अंदर जो है क्रिश्चियन फिर रहे हैं, गोरे फिर रहे, क्रिश्चियन है ना, गोरे के ज्यादा क्रिश्चियन होते हैं, क्रिश्चियन फिर रहे मस्जिदों के अंदर आ जा रहे हैं। वही ये बात कर रहे हैं, वो मसाजिद हैं, ये मुकद्दस मकामात हैं। मस्जिद मुकद्दस नहीं होती, उतनी है सही ये भी, लेकिन हम तो कहते हैं मस्जिद अल्लाह का घर होता है। बिल्कुल घर है, बिल्कुल घर है। खाना काबा भी अल्लाह का घर, वो भी घर है, लेकिन वो सबसे ज्यादा अकीदत वाली जगह है। चलें हम इस बात से निकल चलते हैं अपना जस्टिस एजाज लहसन की बात। बड़ी शानदार बातें ये कहेंगे तारड़ साहब ने की है। मैं कभी कभी दिल करता है कि सारे माथा चूम लूं। हाँ सही मैं कह रहा हूँ, खड़क कर बातें करते हैं। उन्होंने बड़ा रिक्वेस्ट की है चीफ जस्टिस आज के पाकिस्तान के जो है, क्या नाम है उनका, फायजी साहब, काजी फायजी साहब। वाकई ऐसे केस लगता मुझे भी, जो जस्टिस एजाज हसन और जस्टिस मज़ाहर नकवी आई थिंक दो ने इस्तीफ़ा दे दिया, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हमारे खिलाफ रेफरेंस आ रहे हैं तो अगर ये आ गया तो हमारी पेंशन बंद हो जानी है, पेंशन के बाद हमारी जो सारी ज़िंदगी फ्री यूनिट से बिजली के वो बंद हो जाने हैं। बिल्कुल सही रिक्वेस्ट की उन्होंने कहा कि इनके और इनके बच्चों के एक तो काउंट सील करो, इनके नाम ECL में डालो सबके, कोई भी बाहर नहीं जा सकता, तब भी तस्वीर मुहब्बत वतन पता चलेगा ना कौन मुहब्बत वतन। यार यहाँ पर कौन मुहब्बत वतन है?
आर्मी हमारी कंपनी है, हमारे पॉलिटिशियन है, हमारे कौन है हमारा महबूब जो जिसका जो कहते हैं ना कि हम पंजाबी में कहते हैं चाक पौंदा तो पट लेंगे। इसी तरह मतलब कि जितना इनका बस चलता है ना बेईमानी करने का, जितनी इनसे होती है करप्शन होती है ये कर लेते हैं। कोई भी यहाँ हो ना सब मुखलिस हो इंडिया की तरह, यहाँ पर जो सीबीआई है ना यार मुखलिस यहाँ पे कौन होगा? मुखलिस कौन है? मुखलिस होते थे आपका मुल्क भीख मांगता, आपका मुल्क जो है वो कह रहे हैं कि IMF की शुक्र है कि किस्त मिल गई है, वो डूब के मर जाना चाहिए। मैं कहता हूँ इनको भी जो शुक्र अदा कर रहे हैं। अच्छा, स्मृति ईरानी के बारे में तारड़ साहब ने कहा कि ये गुड मूव है। भाई उनकी अपनी तारड़ साहब कह सकते हैं, तारड़ साहब USA में बैठे हुए वो बात कर सकते हैं, उनको क्या। वैसे ना मैं ये सोच रहा था कि हमारे जो इमाम मस्जिद में उनसे बात करूं, लेकिन उन्होंने गुस्सा किया बहुत ज्यादा। चलें जी, खैर शानदार थी वीडियो, मिलते नहीं वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह।